हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्राइमरी मार्केट के ऊपर। स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट बीकॉम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ प्राइमरी मार्केट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा प्राइमरी मार्केट का टॉपिक इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो पहले तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर आती है। देखो, दो तरह की मार्केट होती है, कैपिटल और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। तो कैपिटल मार्केट यहां पर दो तरीके डिवाइड है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू मार्केट होती है, जहां पर पहली बार सिक्योरिटीज को इश्यू करा जाता है कंपनीज के द्वारा। तो ये यहां पर कंपनीज क्या करती है, उस सिक्योरिटीज को इश्यू करती है पहली बार पब्लिक में। सो इसमें क्या करती है, इट प्रोवाइड द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज कंपनीज। जहां पर गवर्नमेंट और कंपनीज पहली बार अपनी न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब पहली बार इशू करा जाते हैं। इसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का फीचर्स क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म यहाँ पर कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में आता है, जैसे मैंने को बताया। प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर सिक्योरिटीज बेची जाती है, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। सिक्योरिटीज इशूड बाय इंडस्ट्रीज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। जो भी इंडस्ट्री सिक्योरिटी इशू करती है वो सीधा डायरेक्टली इन्वेस्टर पे जाते हैं और इन्वेस्टर से खरीद सकता है। इसके कैपिटल फॉर्मेशन होता है, बिकॉज ये सिक्योरिटीज का पैसा कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने में और एक्सपेंड करने में, डाइवर्सिफिकेशन में लगाती है। द कंपनी रिसीव द मनी एंड इशू न्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट टू इन्वेस्टर। जब कंपनी मनी रिसीव करती है तो उन लोगों को जो कंपनी के बन जाते हैं शेयर होल्डर, ये डिबेंचर होल्डर, उनको न्यू सर्टिफिकेट इशू करती है, न्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद द फंड्स रेज इन द कंपनी, the funds raised in the primary market are utilized by issuing company for investment on fixed capital, that is assets। ये एक सारा का सारा पैसा फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट है। तो ये पैसा कौन सा है, लॉन्ग टर्म का है। तो लॉन्ग टर्म पैसा लॉन्ग टर्म एसेट पे लगेगा ना, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल किस पे लगेगी, लॉन्ग टर्म एसेट्स, जाके फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो आपको पता है जैसे कि ये कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। इसकी वजह से लोगों की सेविंग्स, यानी कि इन्वेस्टर की जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। इसकी वजह से कंपनी नए स्टॉक इशू कर पाती है, जो कि सीधा हाउस होल्ड से पैसा निकल के बिजनेस एक्सपेंशन में चल जाता है। इट प्रोवाइड अ चैनल फॉर द गवर्नमेंट टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट के लिए पैदा होता है, जिससे वो फाइनेंस कर सकती है पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट अलग अलग। प्राइमरी मार्केट से क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होता है, कि अगर वो सीधा उससे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होता है क्योंकि उसका पैसा इशू कर सकती है ना, वो फटाफट से इन्वेस्टर को डायरेक्टली इन्वेस्टर को इशू कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी पैसा लगा सकती है, बहुत सारे फायदा हो जाते हैं ना। द प्राइमरी मार्केट इनेबल्स बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। अपनी डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी ग्रोथ कर सकती है। इंपॉर्टेंस की बात करें, जैसे कि आपको पता है कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। लिक्विडिटी मतलब कि अब पैसा आपके पास आ जाता है तो पैसे से आपको क्या लिक्विडिटी हो सकती है। यानी लिक्विडिटी का मतलब आप कभी भी अपने पैसे को मतलब अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जो पैसा होगा तभी तो कैश में कन्वर्ट कर पाओगे ना। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो बिजनेस का। कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो पैसा इश्यू करते हो उसकी तो कॉस्ट कम होती है, ऊपर से उसकी जब पैसा आएगा तो उससे बिजनेस बढ़ाओगे तो पैसा कॉस्ट जो है अपनी कम हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा बिजनेस का। समझ आएगी बात। फंक्शन की बात करें तो सिंपल से वही है, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि इंडिविजुअल का सेविंग का पैसा बिजनेस पे जा रहा है, ठीक है, वही ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस पे। रिसोर्सेज जो है इन्वेस्टर से एंटरप्रेन्योर्स पे जा रही है। एडवाइजरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस आपको मिल जाती है क्या प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि प्राइमरी मार्केट सिर्फ ये कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी का टाइप क्या है, प्राइस क्या चल रहा है शेयर का, टाइमिंग क्या है, सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाती है। डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है इस प्राइमरी मार्केट में। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जैसे कि जो इन्वेस्टर के लिए वो जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो आ सकती है। कई सारे होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर सकती है, जो कि बहुत बढ़िया फायदा है। कोई भी अगर रोड्स बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए पैसा रेज करना है गवर्नमेंट को, इस मार्केट से रेज कर सकती है। प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट है बहुत सारे, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार, अंडर राइटर होते हैं जो शेयर का बिकवाने का काम करते हैं, एजेंट्स, डिवेंचर होल्डर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, प्रिंटर, आपका एडवर्टाइजिंग से कलेक्टिंग कोऑर्डिनेटर बैंकर्स। ये कई सारे पार्टिसिपेंट है जो प्राइमरी मार्केट में रोल प्ले करते हैं
इस शेयर को बिकवाने का, खरीदने का। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं? जो कि कई सारे सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं आपको शेयर बिकवाने के लिए, जैसे कि इशू मैनेजमेंट करते हैं, अंडर राइटिंग, कॉर्पोरेट काउंसलिंग करते हैं, आपका कॉर्पोरेट कंपनी को मदद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनके लिए, प्रोजेक्ट काउंसलिंग करते हैं, लोन्स सिंडिकेशन करते हैं। तो ये मार्केटिंग रोल प्ले करते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को बिकवाने का। फिर रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार क्या करते हैं? आपकी इंटरमीडिएट प्ले करते हैं कि सारी की सारी जो न्यू इशू मैनेजमेंट है वो करेंगे। जैसे कलेक्टिंग एप्लीकेशन का, इन्वेस्टर की जो एप्लीकेशन आ रही है, जब वो शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन वो करेंगे, मनी सेव वो करेंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रार करते हैं। फिर होते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करते हैं? वो शेयर को बिकवाने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं पहले और फिर आगे बेचते हैं, या फिर कंपनी के कुछ पार्ट खरीद लेंगे शेयर का, बाकी बेचेंगे। तो गारंटी कर देते हैं कि भाई हम आपके शेयर बिकवाएंगे बिकवाएंगे। तो ये चीज होती है। अगर कोई, वो कब बिकवाएगी? जब नॉन सब्सक्रिप्शन होता है। मतलब अगर किसी ने नहीं खरीदे, सपोज करो कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर, 50,000 शेयर इशू करे, बट 50,000 के 30,000 नहीं बिके, तो वो अंडर राइटर क्या करते हैं? 50 के 50,000 शेयर को गारंटी दे देंगे कि भाई देखो 50,000 शेयर अगर मैं कुछ नहीं खरीदे तो मैं खरीद लूंगी, चिंता मत करो। वैसे अंडर राइटर। ब्रोकर्स क्या काम करते हैं? ब्रोकर्स काम करते हैं एक्चुअली में वो ब्रोकर जो कि शेयर को आपको बिकवाने का काम करते हैं। ये अंडर राइटर को आपको मदद करते हैं, अगर कुछ नहीं बिका शेयर तो मैं खरीद लूंगी। ठीक है ना मेरे भाई? ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं। ट्रांसफर एजेंट्स क्या होते हैं? जो कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सिक्योरिटीज का ऑन बिहाफ एंड डील विद एन एक्टिविटी कनेक्टेड विद ट्रांसफर ऑफ सच कंपनी सिक्योरिटी। यानी कि अगर कोई कंपनी की सिक्योरिटी को ट्रांसफर करना है तो ये ट्रांसफर एजेंट उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटीज का होल्डर का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं भाई? डिबेंचर जो खरीदते हैं। तो डिबेंचर होल्डर आर दोज हु एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक ट्रस्टीज है जो कि बेसिकली आपका कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर काम करते हैं अंडर ट्रस्ट डीड, कि भाई आपका कोई भी इशू होगा डिबेंचर होल्डर का तो भाई आप चिंता मत करो, मैं सिक्योर करूंगी, डिबेंचर का पैसा मिलेगा मिलेगा आपको, चिंता मत करो। ये डिबेंचर होल्डर है। प्रिंटर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मेलिंग एजेंसीज क्या काम करती है? ये काम करती है कंपनी का, ये एडवर्टाइजिंग करने का एक तरह का, कि भाई कंपनी का जो प्रिंटिंग करने का, एडवर्टाइजिंग करने का ये काम करती है। कलेक्टिंग कोऑर्डिनेटर बैंकर्स होते हैं जो कि बैंकर जैसे ही काम करते हैं। कलेक्टिंग बैंकर कलेक्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन, जो लोग शेयर खरीदेंगे। कोऑर्डिनेटर बैंकर कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन सब्सक्रिप्शन एंड कोऑर्डिनेट करते हैं कलेक्शन वर्क का, ताकि सही तरीके से पैसा कहीं पर यूटिलाइज हो। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं, शेयर को बिकवाने का, रिकॉर्ड मेंटेन करने का, इस तरह से काम करते हैं। बात समझ रहे मेरी बात? ये काम होता है इनका, सभी का, पार्टिसिपेंट्स का। बात करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसके अंदर आता है, न्यू इशू मैकेनिज्म। कि ये जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा वो क्या होता है? शेयर जब इशू होता है तो अलग अलग तरीके है कंपनी फॉलो करती है। पहला है तो सबसे पॉपुलर तरीका, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का ऐसा प्रोसेस है जहां पर पब्लिक को पहली बार इशू करा जाता है, फ्रेश नए शेयर इशू करे जाते हैं, नए शेयर्स आपके इशू करे जाते हैं। दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर पहली बार आपको सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी पहली बार, जो पहले अभी लिस्ट नहीं हो रखी है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, वो बेचती है। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल होता है। पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर कंपनी के बारे में लिखा होता है, कंपनी का सर्कुलर होता है, एडवर्टीजमेंट जैसे निकालते हैं ना कि देखो मेरे शेयर आगे है, ले लो मेरे शेयर। तो ये काम करता है, प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है कंपनी के बारे में, डिटेल्स। एप्लीकेशन फिर आती है, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालते फिर कंपनी पे लोग अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते तो कंपनी पैसा आता है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन आती है कई सारे तरीके से आती है। जैसे पीछे हमने पार्टिसिपेंट देखे थे ना, वो ब्रोकर काम कर सकते हैं एप्लीकेशन लाने का, वो बैंकर हो सकते हैं एप्लीकेशन लाने का, जो भी कंपनी को मदद कर रहे हैं वो काम करते हैं। क्योंकि कंपनी पे हो सकता है भाई एकदम से समझ ना आए, कंपनी इनको हायर कर लेती है, बैंकर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है। ये काम करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स काम करते हैं इन सब के लिए, ये सारी सर्विस बैंक के लिए उनके प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन आ जाती है फिर फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब क्या करती है ये कंपनी, क्या करती है ताकि इन्वेस्टर के दिमाग में हमारे लिए फेवरेबल इमेज आए कि हमारी कंपनी बिल्कुल बेस्ट है, मजेदार है,
तो अपनी कंपनी के शेयर्स उस समय फिर लिस्ट कर देते स्टॉक एक्सचेंज में, पहले नहीं करती, पहले वो अनलिस्टेड होती है, जब पैसा आ जाता है शेयर्स का तो वो अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं, जिससे कंपनी की गुडविल बढ़ती है कि कंपनी बढ़िया है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्ट होगी इसका मतलब कंपनी बहुत तगड़ी है, लीगल है, बढ़िया है। सो ये चीज होती है। तो ये आप कह देते हैं द प्रोस्पेक्टस फॉर न्यू इश्यूज शुड इंक्लूड डिटेल्स, सबमिशन कब करना है एप्लीकेशन का, सब कुछ लिखे होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। फिर अलॉटमेंट करते हैं कंपनी को। अलॉटमेंट का मतलब कंपनी उनको शेयर दे देती है, तो अलॉटमेंट होने के बाद वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। फिर अलॉटमेंट के बाद होता है रिग्रेट लेटर। कभी कभार अलॉटमेंट, कभी कभार एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो उनको फिर रिग्रेट लेटर भेजना पड़ता है, कि रिग्रेट मतलब माफी लेटर, कि भाई आपको हम अलॉटमेंट नहीं दे पाए तो आपका शेयर का पैसा रिफंड कर रहे हैं, एप्लीकेशन का पैसा, वो 2 महीने के अंदर देना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। एडवांटेज क्या है भाई? एक्सेस टू कैपिटल, आपको कैपिटल का एक्सेस मिल जाता है कई सारे प्लेयर्स से, कई सारे इन्वेस्टर्स से। बहुत ही इजियर है कैपिटल का इशू करना, क्योंकि आपको पहले से एकदम से फटाफट से प्रोस्पेक्टस निकालना है, आप बन जाओगे, लेकिन वही चीजें सबसे बढ़िया है, तो ये इजियर है, ठीक है ना। तो कैपिटल इशू करना इजियर है। उसके बाद स्टॉक होल्डर डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक होल्डर डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि भाई देखो, कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है तो फाउंडर के लिए बहुत फायदा हो जाता है। तो अगर कंपनी क्या करती है, कोई शेयर पब्लिक में इशू करती है, तो उससे क्या होता है कि आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा स्टॉक होता है कंपनी के पास तो उससे पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। ये देखो, इसका एक फायदा, ये शेयर होल्डर के लिए फायदा कह रहा है। शेयर होल्डर क्या करता है, कभी कभार कंपनी बहुत सारी चूज कर लेता है, जितने ज्यादा वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा शेयर्स, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, उतने ज्यादा वो पैसा कमाएगा। तो वो उसकी बात कर रहा है कि स्टॉक होल्डर का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, कंपनी का फायदा नहीं है, स्टॉक होल्डर की बात कर रहा है, ज्यादा पैसा लगा के अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग कंपनी में। लिक्विडिटी प्रमोटर को मिल जाती है। लिक्विडिटी का मतलब है जो पैसा फटाफट कन्वर्ट हो जाए कैश में। सो अगर शेयर होल्डर बेचना चाहता है शेयर्स, तो कभी भी बेच सकता है और कभी भी खरीद सकता है। इवन इफ अ बायर इज लोकेटेड, देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड प्राइस एट विच टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। तो आपको पता नहीं है कि एकदम से स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही आपका शेयर लिस्ट होता है तो फटाफट से उसको आप शेयर को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उसकी बात कर रहा है। रेपुटेशन बिल्डअप होते है कंपनी की, क्योंकि इमेज बढ़ जाती है जैसे ही पब्लिक पे इशू होता है। सिग्नल्स फ्रॉम मार्केट, मार्केट सिग्नल मिलता है कि कंपनी का नाम है कितना, इससे आप जज कर सकते हो कंपनी की पोजीशन क्या है। एवरी डे इन्वेस्टर रेंडर जजमेंट अबाउट प्रोस्पेक्ट ऑफ द फर्म, इससे आप बहुत जज कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। डिसएडवांटेज क्या है? देखो भाई, अगर आप शेयर इशू करोगे तो पुराने शेयर होल्डर को दिक्कत होगी। पुराने शेयर होल्डर को जो पैसा ज्यादा मिलता है डिविडेंड का, वो कम मिलने लग जाएगा। तो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, जो ज्यादा शेयर होल्डर हो जाएगी कंपनी के अंदर, तो जो पहले शेयर होल्डर पे कंट्रोल था, सपोज करो एक शेयर होल्डर के पास 50% शेयर थे, तो जैसे आप शेयर इशू करोगे तो उसके 50 से कम हो जाएगी शेयर्स, इसकी वजह से डिल्यूशन हो जाता है कंट्रोल का। फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि क्या कर रहे हो आप भाई, आप फटाफट से कंपनी के शेयर इशू कर रहे हो, सो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो फिर, क्योंकि जब नॉन पब्लिक कंपनी इज नॉट इज ट्रांसफॉर्म इनटू पब्लिक कंपनी, देयर इज सम लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो कह रहा है कि इसकी बात कर रहा है कि जब कंपनी कोई ट्रांसफर होती है तो दूसरी कंपनी बदल जाती है, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कंपनी अब बार बार शेयर इशू नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बार अगर कर दिए कंपनी को, एक बार नए इशू शेयर कर दिए। डिस्क्लोजर करने, कंपनी को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करनी पड़ती है, इससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन कभी कभी डिस्क्लोज होती है। अकाउंटेबिलिटी होती है, कंपनी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है फिर ओनर के लिए, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो फंस जाएगी वो। कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है आईपीओ की। आईपीओ की जब पहली बार इशू करते हैं शेयर, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो वो तब कर होता है। तो उसके बाद हमारा जो ये तो हो गया पहला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसको होता है फिर राइट इशू शेयर्स। राइट इशू का मतलब होता है आपके शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर देना, क्योंकि नए पब्लिक ऑफरिंग में करेंगे, नए इशू करेंगे शेयर्स लोगों को, तो हो सकता है भाई वो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। लेकिन उसके बाद अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हैं, उसे बोलते हैं राइट इशू शेयर्स। पहले उन्हीं को शेयर होल्डर को इशू कर दे। राइट इशू के लिए आपके शेयर होल्डर के पास शेयर होने चाहिए फिक्स प्रोपोर्शन में, जो कंपनी कहेगी। प्राइस डिटरमाइन करेगी कंपनी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट होना चाहिए कि वो अप्लाई कर सके। वो राइट सोल्ड भी हो सकता है। राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड, कंपनी फिक्स पीरियड देती है।
एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि पब्लिक इशू महंगा होता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैटर्न नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, उनका शेयर होल्डर का पैटर्न भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा और कंपनी के लिए फायदा होगा, डिल्यूशन भी नहीं हो कंट्रोल का। मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि अगर बाहर से इशू करते हैं तो कंपनी को बहुत सारे प्लेयर्स को हायर करना पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आ सकते हैं और कोई स्किल्ड नहीं है, लार्ज इशू नहीं कर सकते हम इसमें, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है भाई? प्राइवेट प्लेसमेंट बड़ी सिंपल सी होती है, देखो कि जब हम सिलेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर को जब इशू कर देते हैं शेयर, उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को इशू कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को इशू कर दिया, बैंक्स को। So in this method, issue is played with small number of finance institution, corporate bodies and high network of individual. तो वो इंडिविजुअल खाली परचेज करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें अंडर राइटर से बेचने नहीं पड़ रहा, अलग अलग प्रोसेस फॉलो नहीं करने पड़े, टाइम इफेक्टिव है, जल्दी शेयर होल्डर बन जाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटी कम होती है और यही चीज है। पब्लिक इशू में बहुत टाइम लगता है, लगभग 6 महीने लग जाते हैं, इसमें टाइम कम लगता है। स्ट्रक्चर इफेक्टिव है कि ये बहुत ही स्ट्रक्चर है, उनकी नीड्स को मीट करने के लिए जो वो चाहते हैं उनको जल्दी मिल जाता है क्योंकि हम सिर्फ सेलेक्टेड नंबर ऑफ इशू के लिए कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअल में हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है। एक्सेस इफेक्टिव है, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो लिस्टेड कंपनी कर सकती है, अनलिस्टेड भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। तो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड लाइकवाइज इशू ऑफ ऑल साइज कैन बी अकोमोडेटेड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, स्मॉल भी कर सकती है, बिग भी। हालांकि ध्यान रखना कि प्राइवेट कंपनी कभी नहीं करती है शेयर इशू, पब्लिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि फियर ऑफ इशू कॉन्सेंट्रेटिंग इन फ्यू इवेंट्स, वही चीज है सबसे बड़ा ये कि भाई आप सिर्फ कम ही लोगों को कर रहे हो, उनके हाथ में सारी शेयर होल्डर आ जाएंगे और वो आपको कंपनी को निकाल सकते हैं, कंपनी बर्बाद भी कर सकते हैं आपकी। डिफिकल्ट टू फाइंड टारगेट इन्वेस्टर ग्रुप, वो ग्रुप डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ दिस शेयर कैन बी क्रिएटेड फॉर हाइकिंग अप द शेयर टेम्परेरी, वो क्या करते हैं मिसलीड कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर, क्या करते हैं वो अपने शेयर को हाई प्राइस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट ऑफ शेयर डज नॉट जनरेट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता उनके दिमाग में, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। बाय बैक होता है कि एक और आपका तरीका है इनिशियल पब्लिक ऑफ वो सॉरी न्यू इशू में। बाय बैक का मतलब होता है अपने ही शेयर को खरीदना। कभी कभार कंपनी अपने ही शेयर को खरीद लेती है ताकि अपनी वैल्यू बढ़ा सके, क्योंकि क्या होता है कि जब अपने शेयर को खरीदते हो तो वो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने ही शेयर को खरीदती है इसका मतलब है कि कंपनी इंटरेस्टेड है अपने शेयर्स में, उसकी वजह से आपका ओनरशिप भी नहीं जाती। तो कंपनी अपने शेयर खरीद लेती है तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, कंपनी अपने मार्केट प्राइस को बढ़ा सकती है तो वो ज्यादा में बिकता है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो व्हेन इट बायस बैक द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग द मार्केट रिड्यूसेस, क्योंकि मार्केट में वो कंपनी के शेयर गायब हो गए, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा तो प्राइस बढ़ जाता है कब शेयर का, ये फायदा हो जाता है। एडवांटेज वही है कि भाई आपका कंपनी अपने कैश को मैनेज कर सकती है, कभी कभी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा होता है, कैश होते हैं, तो उससे कैश से मिटाने के लिए कंपनी अपने शेयर खरीदती है। कंपनी फ्री रिजर्व्स को अपने ह्यूज अमाउंट को यूज करती है शेयर खरीदने में। कभी कभार कंपनी में बहुत ज्यादा फ्री रिजर्व पड़े होते हैं, बहुत पैसा पड़ा होता है, उस पैसे को यूज करती है अपने ही शेयर खरीदने में। इससे कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाती है और शेयर कैपिटल कम होने की वजह से कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ जाती है। इट इंप्रूव वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, मैंने बताया ना एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। अवॉइड हाई फाइनेंशियल रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न आता है शेयर होल्डर को सीधा, क्योंकि शेयर की वैल्यू बढ़ गई। बाय बैक हेल्प प्रमोटर टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटेजी, कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से इफेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनाती है कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ होगी, ज्यादा शेयर हो गए कंपनी के बाद तो जल्दी खरीद सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि ऑल कंट्रोल बायबैक जो है प्रमोटर के हाथ में रहेगा, किसी के हाथ में कंट्रोल जाता ही नहीं क्योंकि कंपनी खुद ही खरीद रही है। प्रमोटर बिफोर द बायबैक कैन अंडरस्टैंड द अर्निंग बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो मैनिपुलेट कर सकती है अकाउंटिंग पॉलिसीज को और जानबूझ के वो बायबैक कर देती है किसी भी टाइम पे अर्निंग को देखते हुए, कि जानबूझ के ताकि हमारी अर्निंग बढ़े, दिखाने के लिए अर्निंग। हाई बायबैक बे वैल्यू टू आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस, ये आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन करने के लिए स्टॉक प्राइसेस का ये करा जाता है तरीका, ताकि हमारा शेयर वैल्यू बढ़े जानबूझ के। एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ प्राइस हो जाता है कभी कभार अपने आप ही। उसके बाद मैंने आपको एक इसमें पॉइंट लिख रहा था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है, एक ही तरीके का होता है लगभग ये भी,
प्रोफेशनल अलॉटमेंट मतलब तो कंपनी जब अलॉटमेंट करती है न्यूली इश्यूड को, इंडिविजुअल को, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए या फिर उनको, एक ग्रुप बना के करती है, मतलब कुछ लोगों को ही करती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। टिपिकली अ कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड पीपल हु विश टू बाय कंपनी विद प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब कंपनी ये करती है कुछ लोगों को एक ग्रुप बनाती है और उनको शेयर होल्डर करती है। दिस इंक्लूड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हु डिजायर टू ग्रो देयर पोजीशन, मतलब उनको ये दिखाती है कि आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीदो। सो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इनेबल्स अ कंपनी टू ऑब्टेन इक्विटी पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिविजुअल हु रिगार्ड टू वैल्यूएबल शेयर होल्डर। सो ये अवेलेबल टू एनी फर्म, ये किसी फर्म में अवेलेबल होता है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनी में कहा होता है कि अगर आप किसी प्रेफरेंशियल का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है कि आप सेलेक्टेड लोगों को अलॉटमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। सो आई होप वाली चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।